नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों यूपी टेट ईबीएस की जो सीरीज़ चला रहे हैं, ईबीएस की सीरीज़ चला रहे हैं, उसका देखिए आज 10वां लेक्चर है। डेली दोस्तों हम 30 क्वेश्चन की आप लोगों के लिए सीरीज़ चलाते हैं और इसका आप लोगों का 50 सेट कराया जाएगा। अभी आप लोगों के लिए एक वीडियो आ रहा है, इसके बाद कुछ दिन बाद 2 वीडियो एक दिन में आएंगे। दोस्तों अभी तक कुल 9 वीडियो हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक 9 वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो 9 वीडियो देख लीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का 10वां वीडियो। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। इसमें आप लोगों को आज 10वें प्रैक्टिस में बताया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है, तो मोर का पोषण तल कौन सा होगा। मोर किस पोषण तल पे होगा, इसको आप लोगों को बताना है। दोस्तों आप लोग ध्यान से देख लीजिए किस पोषण तल में होगा। तो आपका यह खाद्य पिरामिड के शीर्ष तल पर होगा। किस पे होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष तल पर होगा। इसका देखिए जो खाद्य पिरामिड बनेगा आपका इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से। आपका यहाँ हरे पौधे हो जाएंगे, हरे पौधे, यहाँ पे कीड़ा हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा, यहाँ पे सांप हो जाएगा, सांप, और यहाँ पे मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर। तो मोर हो जाएगा, यहाँ उत्पादक, हरे पौधे उत्पादक हो जाएंगे, और कीड़ा आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, सांप आपका द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, और जो मोर है आपका तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। हमेशा बार बार यही क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड हो रहा है, तो एक क्वेश्चन आपको आने की पूरी संभावना है। तो इसका उत्तर सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण कब लगता है, आप लोगों को बताना है चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो आप लोग बताइए दोस्तों चंद्र ग्रहण कब लगता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच है, जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों इसी में आपको पूछा था चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण दोस्तों हमेशा पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, पूर्णिमा को लगता है, हमेशा पूर्णिमा लगता है। फुल मून डेज या पूर्णिमा लिखा रहेगा या फुल मून डेज को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भूकंप विज्ञान से संबंधित है। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। तो भूकंप की तरंगें किसके द्वारा निरूपित की जाती हैं। तो आपका सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा भूकंप तरंगों का मापन किया जाता है। किस पैमाने पर मांगा जाता है, कौन सा स्केल अगर पूछा जाता है तो रिक्टर स्केल हो जाता है। कौन सा स्केल, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हरी खाद से तात्पर्य है। हरी खाद से क्या तात्पर्य है, तो आप लोगों को बताना है हरी खाद से तात्पर्य है। हरी खाद कौन सी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा। लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल का उगाना। तो आप लोग देखे होंगे जो ढांचा भी होता है, ढांचा जो होता है, आप लोग हरे खेत देखे होंगे। ढांचा जो होता है दोस्तों, जो ढांचा होता है दोस्तों, उस देखिए बड़ा बड़ा हो जाता है, उसको जब खेत में जोत दिया जाता है तो हरी खाद के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पे लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल का उगाना आपका हरी खाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप लोगों को बताना है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सुवर्ण रेखा नदी हो जाएगी। सुवर्ण रेखा नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। जो सुवर्ण रेखा नदी है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी। कहाँ पे, आपके झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। तथा दोस्तों यह नर्मदा, ताप्ती और सिंधु नदियों अरब सागर में गिरती। जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ होती हैं यह अरब सागर में, इधर देखिए अरब सागर होता है, इधर आपकी बंगाल खाड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। समुद्री लंबा किनारा किसका है। तो इसका कल भी एक पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य यहाँ देखिए गुजरात राज्य होता है, इसी की सबसे लंबी तटरेखा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ और बता देते हैं। भारत के समुद्री सीमा से लगे कुल कितने राज्य हैं। भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए कुल कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार
दोस्तों आता है। यहाँ पे आपका सबसे पहले गुजरात हो जाता है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाता है, उसके बाद आपका गोवा हो जाता है, कर्नाटक हो जाता है, केरल दोस्तों हो जाता है, यहाँ पे तमिलनाडु, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार कुल अगर पूछा जाएगा समुद्री सीमा से लगे हुए भारत के कुल कितने राज्य हैं, तो आप बताएंगे 9 राज्य। इसको भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है, इसको आप लोगों को बताना है। सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास हेतु वनों का प्रबंधन करना सामाजिक वानिकी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जैसे ही नहीं आता है यहाँ पे आप लोग गोला बनाएं, क्योंकि गलती होने की संभावना यहाँ से दोस्तों ज़्यादा होती है। कारण यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस पूछा जा रहा है, कौन सी नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस प्रमुख आप लोग देख लीजिए, आपका प्रमुख ग्रीन हाउस गैस आपकी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसको बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाफिंग गैस N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 हो जाता है तथा क्लोरोफ्लोरो CFC हो जाता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बता देते हैं। इसको दम घोटू गैस क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्रीन हाउस गैस का ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कब पहचाना गया था। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा। जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना गया था। तो आप लोगों को बताया ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, इसको आप लोगों को याद करना है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई लाफिंग गैस इसको बोला जाता है, मीथेन CH4 हो जाता है, इसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन प्रमुख आपकी ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे जलवाष्प भी कर दिया रहेगा, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस में गैस में आ जाता है, जलवाष्प मानवजनित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, तो दोस्तों आपको बताना है LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। सबसे पहले LPG का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। या एक स्वच्छ ईंधन है, या नीले ज्वाला से जलने वाला है, इसका उष्मीयमान उच्च होता है। तीनों ऑप्शनों को याद कर लेना है। यहाँ मीथेन गैस उत्सर्जन करता है या गलत है। जो LPG गैस होता है इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे आपके गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी आयोग का फेमस क्वेश्चन कई बार पूछा गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, सबसे आप लोगों को बताना है कहाँ पे पड़ता है। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। किसके लिए, एक सींग गैंडे के लिए वाले के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों इसको आप लोगों को बताना है। इसका एम्स्टर्डम में स्थित है। कहाँ पे, एम्स्टर्डम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है, आपका नीदरलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, तो किस में आपकी प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है, उसको बताना है। प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों सोयाबीन, चना और मक्के में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कभी कभी पूछता है प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोरकर रोग होता है। कौन सा, क्वाशियोरकर रोग हो जाता है दोस्तों। क्वाशियोरकर रोग आपका बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। कौन सा वर्णक के कारण जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं, तो आप लोगों को बताना है कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोरोफिल हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले लक्षण को क्या कहते हैं। वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले लक्षण को क्या कहते हैं, तो इसका आप लोगों को उत्तर बताना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुकूलन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में पतली पाउडर जैसी रचनाओं को क्या कहते हैं, तो इसको आप लोगों को बताना दोस्तों क्या कहते हैं। जो पंखुड़ियाँ होती हैं आप लोग उसके बीच में देखते होंगे, पतला पतला हल्का सा होता है, इसको क्या कहा जाता है, यही आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो ये आपका
क्या हो जाता है, पराग हो जाता है। क्या हो जाता है, पराग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाओं से यह क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो आप लोगों को बताना है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। इसको आप लोग बताएंगे दोस्तों, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। जो शुष्क बर्फ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ठोस रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटी से। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान किया गया है? तो आपको बताना है दोस्तों किस भाग में। तो भाग 9 में, किसमें, भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया। अनुसूची कौन सी आती है? अनुसूची की अगर बात पूछ लेता है, कौन सी अनुसूची आती है? तो अनुसूची 11 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद अगर पूछ लेता है तो अनुच्छेद दोस्तों 243, कौन सा 243 आपका अनुच्छेद हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान की बात यहाँ पे की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसा भी नहीं वाला क्वेश्चन कई बार आता है तो लोग नहीं देख के गलती कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका भूम डी हो जाएगा। कंटूर कृषि भूमि या प्रदन ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंग्रोव पौधे मुख्य रूप से कहाँ पाए, जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो आप लोगों को बताना है मैंग्रोव पौधे मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। ये पौधे आपके सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव वन होते हैं ये कहाँ पे उगते हैं? तो आपके खारे पानी में ये उगते हैं दोस्तों। सबसे अधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपका सुंदरबन डेल्टा जो आपका पश्चिम बंगाल कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये सब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पे है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पे है? आप लोग बताएंगे। इससे पहले भी इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया है। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड ग्रीन पीस का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। और कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालय के आप लोगों को बता देते हैं जो परीक्षा में बार बार आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आप देखेंगे UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP का UNEP का बता रहे हैं दोस्तों। UNEP का स्थापना 1972 में कब हुई थी? 1972 में। IUCN का कई बार पूछता है, IUCN का 1948। ये दो आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम कक्षा होनी चाहिए। जो पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम कक्षा कैसी होनी चाहिए उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो कैसी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए? तो आपकी गतिविधि आधारित कक्षा, मतलब आप लोगों को जो भी हमारे शिक्षक बंधु रहेंगे गतिविधि के द्वारा छात्रों को बताने का प्रयास करेंगे, जिससे सीखने में उनको अधिक आसानी होती है और वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल से है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो यहाँ से बताना है आप लोगों को वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाता है नाइट्रोजन। कितना? 78%, लगभग 78 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन 78%। और 21% आपकी ऑक्सीजन, कितनी परसेंट? 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। बाकी 1% अन्य गैसों को लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? पौधों को जंतुओं से अलग कैसे किया जाता है? तो इसका आप लोगों को उत्तर बताना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोफिल तथा रसधनी द्वारा। क्लोरोफिल तथा रसधनी द्वारा इसको अलग किया जाता है। पादप और जंतु कोशिकाएं भिन्न होती है इसमें, पादप और जंतु कोशिकाएं इसमें भिन्न होती हैं। जबकि देखिए जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जंतुओं में जो होता है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विटामिन संबंधित, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आप लोगों को बताना है विटामिन ए किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाता है, जो कि गाजर में विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आप दूध दे सकते हैं, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, तेल, मूंगफली आदि में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? जो बच्चे होते हैं उनको प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के बारे में क्यों बताया जाना आवश्यक होता है? तो आप लोग बताएंगे। इसका क्या हो जाएगा उत्तर? तो दोस्तों इसमें से उपरोक्त सभी जगह देखिए नैतिकता की समझ और विकास, बच्चों में जो नैतिकता की समझ और उसका विकास होना चाहिए, पर्यावरण की जानकारी और महत्व होना चाहिए, और धारणाओं की गहरी समझ होना चाहिए। दोस्तों जब उनको पहले आप पर्यावरण के बारे में बताएंगे तो आगे जाकर वो अच्छे से पर्यावरण के
समझ होगी, जिससे वो लोग पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? पारिस्थितिकी तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका बायोस्फीयर। क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर। यदि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था पारिस्थितिकी तंत्र की खोज? तो तंत्र टांसले ने। किसने दिया था? टांसले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका 29 नंबर, ओजोन, जिसकी ओजोन देखिए O3 इसका सूत्र रहता है। ओजोन की परत वायुमंडल में मुख्य रूप से किस स्तर में पाई जाती है? जो वायुमंडल में ओजोन होता है किस परत में पाया जाता है, इसको आप लोगों को बताना है दोस्तों। किस परत में ओजोन जो है पाई जाती है? तो देखिए यह समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फियर, इसको भी पूछ लेता है, हिंदी ना देके कभी कभी इसका सीधे देवनागरी स्ट्रेटोस्फियर लिख देता है, जैसे ट्रोपोस्फियर लिख देगा, थर्मोस्फियर लिख देगा, आयनोस्फियर लिख देता है। तो आप लोगों को इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों याद करके रखना है दोस्तों। तो इसका उत्तर समताप मंडल हो जाता है। तो देखिएगा, जो इसकी जो समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है, यह लाभदायक होती है, अल्ट्रावायलेंट किरणों को यह रोकती है। क्या करती है? रोकती है। लेकिन क्षोभमंडल में कुछ मात्रा में ओजोन परत पाई जाती है जो कि हानिकारक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान 8वीं अनुसूची द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं? तो 22 भाषाएं। वर्तमान समय दोस्तों कुल 22 भाषाएं। पहले मूल संविधान में अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में दोस्तों कुल 14 भाषाएं थी। लेकिन संशोधन होने के बाद वर्तमान समय में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान समय दोस्तों कुल 22 भाषाएं हैं। इस पर और भी वीडियो हो सकता है लेकिन लंबा हो जाएगा, इस वजह से दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा होगा? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोग कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं और अपनी टेट की परीक्षा को लिए कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए 60,000 की जो वैकेंसी आने वाली, इसके लिए आप लोग जोरदार तरीके से लगे रहिए। यदि इस बार टेट नहीं हो पाएगा तो आप लोग 5-6 साल के लिए भूल जाइए दोस्तों कि आगामी आप लोगों को कोई भर्ती मिलने वाली है। तो इस वजह से पूरी कमर कस लीजिए। 60,000 बड़ी वैकेंसी होती है। केवल इसमें देखिए प्राइमरी के लोग ही बैठेंगे जो DLED किए हुए हैं, बाकी बीएड वाले बाहर तो हो ही चुके हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।